देखिए भैया, टॉपिक का नाम है आज का करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जैसे लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं? जैसे। करंट डेंसिटी होता क्या है? करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है, उसके पर यूनिट एरिया से जितना करंट जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। ये वायर है, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इससे जो करंट जा रहा है वो आई है। इस एरिया का नॉर्मल जो है वो एन है, ठीक है। इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, ए मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन में केवल यही आता है, बाकी और एरिया का कुछ भी पार्ट नहीं आता। केवल क्रॉस सेक्शन में जो शेडेड पार्ट है उसी को इंक्लूड करेंगे। तो हम जानते हैं ए मीटर स्क्वायर पर कितना करंट है? आई। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना करंट होगा? आई अपॉन में। वही 1 मीटर स्क्वायर पे जो करंट होता है उसको हम लिखते हैं जे से। किससे लिखते हैं? यानी करंट डेंसिटी से। किससे लिखते हैं? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है। तो जे का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? आई अपॉन में ए हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक सीबीएसई में बहुत छोटा सा है, लेकिन नीट जेई वगैरह में बहुत सारे आते हैं। उसमें सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। छोटा टॉपिक है वैसे, ठीक है। अब देखिए, इसकी एक और डेफिनेशन लिख देता हूं कि करंट थ्रू दी 1 मीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन के 1 मीटर स्क्वायर से जो करंट पास करता है उसी को हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। तो हम जानते हैं ए मीटर स्क्वायर से कितना करंट पास कर रहा है? आई। तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना पास करेगा? आई अपॉन में ए, जिसको हम क्या लिखते हैं? जे, ठीक है। अगर इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखूं तो एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट क्या होगी? पहले एसआई यूनिट क्या होगी? तो करंट अपॉन में एरिया है। करंट का क्या होता है? एम्पियर। एरिया का क्या होता है? तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी क्या होगी? एसआई यूनिट एरिया। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसके पास, करंट डेंसिटी के पास अगर वेक्टर है ये, तो करंट डेंसिटी के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, और साथ साथ में क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो भैया करंट डेंसिटी को हम जैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है? आई अपॉन में ए होता है। क्या होता है? आई अपॉन में ए होता है। और जो डायरेक्शन होती है वो एन के बराबर होती है। एन क्या है? इसको दो नाम से आने आता है। एरिया नॉर्मल, यानी एरिया के ऊपर जो नॉर्मल है वो, या इसका दूसरा नाम है डायरेक्शन ऑफ करंट। कि आप देख रहे हो एन की डायरेक्शन और आई की डायरेक्शन दोनों क्या है इस वायर के अंदर? सेम है, ठीक है। तो ये इसी वेक्टर फॉर्म होगी, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ करंट। कैलकुलेशन ऑफ करंट व्हेन करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? करंट डेंसिटी निकाल रहे हैं, लेकिन कब? जब आपका करंट का डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता है, आपका यहां पर करंट निकालना, करंट देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है? जे इक्वल्स टू आई अपॉन में ए होता है। तो आई क्या होगा? जे इंटू में ए होगा। सीधा आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला आप जब भी लगाओगे जब आपकी करंट डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मैंने कहा इफ जे क्या है? 4 एम्पियर पर मीटर। 4 एम्पियर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया 10 मीटर स्क्वायर। क्या है?
तो आपको करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। तो करंट कैसे निकलेगा भैया? तो करंट यहां पे हम देख रहे हैं कि करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट है और एरिया भी क्या है? कांस्टेंट है। तो करंट क्या होगा? जे इंटू में ए होगा। जे क्या है भैया? आपका 4 और ए क्या है? 10। सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ गया? 40 एम्पियर करंट आ गया। क्या आ गया? ठीक है। ये तो जब आपको फॉर्मूला लगाना है जब आपकी करंट डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी करंट डेंसिटी वेरिएबल है, कैलकुलेशन ऑफ करंट, कैलकुलेशन ऑफ करंट, करंट व्हेन करंट डेंसिटी इज वेरिएबल, व्हेन करंट डेंसिटी इज वेरिएबल। जब कैलकुलेशन ऑफ करंट करना है जब आपकी करंट डेंसिटी क्या हो? वेरिएबल हो। तो देखिए कैसे करते हो। मैंने मान लिया ये जो बना रहा हूं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या ये? एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये एरिया बहुत छोटा है, डी ए। क्या है? और करंट डेंसिटी मान लीजिए यहां पर क्या है? जे। क्या है? और ये वेरिएबल है। अलग अलग एरिया पर करंट डेंसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है। तो यहां पर करंट क्या होगा? डी आई होगा, क्योंकि एरिया डी है तो करंट क्या होगा? डी आई होगा। डी आई की वैल्यू क्या होगी? जे इंटू में डी है। तो मुझे चाहिए टोटल करंट चाहिए। क्या चाहिए? तो टोटल करंट के लिए क्या करेंगे? टोटल करंट के लिए छोटे छोटे एरिया से करंट निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे। ये करने के बजाय हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर दो। डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है? आई। इधर आ जाएगा जे डी ए और यहाँ पे लग जाएगी आपकी लिमिट। ये डिपेंड करेगा किस टाइप की बॉडी है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक और फैक्ट देख लीजिए पीछे जो है थोड़ा सा। इसमें देखिए, यहां से मैं एक चीज और पता लग रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने देखा करंट क्या है? जे इंटू में ए है। अगर मैं बात करूं जे कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। एरिया भी क्या होता है? वेक्टर होता है। एरिया भी क्या होता है? वेक्टर। और दो वेक्टर का डॉट क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। तो ये क्या है? स्केलर है। ये क्या है? अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है तो वहां पर कौन सा प्रोडक्ट लगता है? डॉट या क्रॉस? डॉट प्रोडक्ट लगता है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर आपका स्केलर आ रहा है तो यानी वहां पर क्या लगा है? डॉट प्रोडक्ट लगाओ। उसको आप लिख सकते हो आई इक्वल्स टू में जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसको लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू में जे ए कॉस थीटा। जे ए, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? तो थीटा करंट डेंसिटी और एरिया के बीच का एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है। तो ये यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका फॉर्मूला करंट डेंसिटी का जे ए कॉस थीटा भी होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो दो क्वेश्चन है जो जेई में आ रखे 2014 में। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि a long wire of round cross section of radius in a round wire of cross section radius of cross section radius क्या है? r है। current density varies with radial distance from axis of wire x as j equals to सी एक्स स्क्वायर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी देखिए, कांस्टेंट है वेरिएबल है? वेरिएबल है क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रही है। इस पे डिपेंड कर रही है।
एक्स पे। तो फाइंड द टोटल करंट, फाइंड द टोटल करंट flowing in the wire C क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, C इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है भैया, चलो देखते हैं, करते हैं इसको। और देखिए कह रहा भैया एक राउंड वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या गोल है, उसकी रेडियस क्या है आर है, और वहां पर करंट डेंसिटी कुछ इस तरीके से बदल रही है, वेरिएबल है, आपको कुल करंट निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक वायर बना देना है, ध्यान दीजिएगा। उसमें एक छोटी सी स्ट्रिप काट देनी है। अच्छा ये इसको एक थोड़ा बड़ा वायर बना दो, क्रॉस, ये बड़ा सा क्रॉस सेक्शन है, उसमें मैं, अच्छा ये इसको टॉप व्यू, ये ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो उसका, उसमें से एक छोटी सी मैंने रिंग काट ली, ये रिंग काट ली, ये एक्सिस है, इससे इस रिंग की रेडियस क्या है, एक्स है। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर, है ना। जो ये रिंग ली है मैंने, इसकी जो विड्थ है वो क्या है, dx है, क्या है, dx है। तो इसके थ्रू कितना करंट आ रहा है, पहले वो निकालूंगा मैं। तो करंट कैसे निकलता है, करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। तो अब देखते हैं इसके थ्रू करंट डेंसिटी हमें दे रखा कितनी, ये तो रखी है। इसका एरिया निकाल लूं, कैसे निकलेगा एरिया, तो भैया पहले लगाओ कैंची, ये हमने ली कैंची, और इस कैंची की सहायता से इसको ऐसे काट दिया, कैंची बना दी, और इसको जहां जहां पे लाइन खींच रखी है मैंने, उसको काट करके ऐसे निकाल दिया, ऐसा काट के निकाल दिया। जब इसको ऐसे निकाल दिया तो आपको ऐसे दिखेगा एक्स, और ये क्या है, dx। आपको इतने पार्ट से करंट निकालना, तो अपने को इस जहां पे क्रॉस्ड पार्ट है उसी का एरिया भी चाहिए। ठीक है, तो हमने फिर कैंची मार दी इसमें, ऐसे कैंची मार दी, ऐसे कैंची मार दी, और इसको ऐसा ऐसा स्ट्रिप की तरह ओपन कर दिया, बीच में से कैंची मार के खोलोगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अच्छा इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, जो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा वही इस रेक्टेंगल की क्या होगी, लेंथ होगी। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है, 2πx, 2π, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी इसकी, 2πx, क्योंकि ये सर्कल का सर्कमफेरेंस के बराबर है। इसकी चौड़ाई कितनी है, dx। इसका एरिया कितना होगा, da होगा, क्या होगा, da की वैल्यू क्या होगी, ये रेक्टेंगल है तो लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई कितनी है भैया, 2πx, और चौड़ाई कितनी है भैया, dx। तो एरिया आ गया da की वैल्यू क्या है, 2πx dx। अच्छा इससे करंट कितना होगा, di होगा। मैंने बोला था ना पीछे डीए बनाया था, तो उससे करंट क्या था, डी आई की वैल्यू क्या होगी, जे इंटू में डीए, जे की वैल्यू कितनी है, सी एक्स स्क्वायर, और डीए की वैल्यू कितनी रखी है, 2πx dx। ये हो गया आपका डी आई, ये हो गया इतने पार्ट से जो करंट जा रहा है वो इतना है। हमें निकालना है इस पूरे क्रॉस सेक्शन से, इस पूरे क्रॉस सेक्शन से क्या निकालना, करंट निकालना। तो भैया इस पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। एक स्ट्रिप ली, इसका करंट निकाल दिया, ये स्ट्रिप ली, इसका करंट निकाल दिया, ये स्ट्रिप ली, इसका करंट, ऐसी पूरी स्ट्रिप लेता गया, करंट निकालता गया, जोड़ता गया, करंट निकालता गया, पूरी आ गया, टोटल करंट आ गया। ये करने की बजाय हमारे पास एक और तरीका है, वो क्या है, इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन कर देते हो भैया। नाउ टोटल करंट, नाउ टोटल करंट, सबसे छोटी स्ट्रिप क्या होगी जिससे मैं करंट निकालूंगा, उसकी रेडियस होगी 0, और जो सबसे बड़ी स्ट्रिप होगी जिससे मैं करंट निकालूंगा उसकी रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर। तो टोटल करंट 0 से लेके कैपिटल आर निकालो। अब सबसे छोटी की रेडियस क्या लेगा तू बता, मैं रैप्टा मारूंगा, सबसे छोटी बोल, ये इसकी रेडियस बता, मोटी बुद्धि है तुम्हें। सबसे छोटी स्ट्रिप की स्ट्रिप ले करके उसका एरिया निकाल करके उससे करंट निकाल दो। इससे बड़ी निकाली, स्ट्रिप ली,
उससे एरिया निकाला, उससे करंट निकाल दिया, सबको ऐसा करता गया, जोड़ता गया। ऐसा करने के बजाय हम क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे। तो टोटल 0 से लेके R तक की जितनी भी स्ट्रिप बनेंगी, जिससे भी जितना भी करंट आएगा, उन सबको ऐड करना है, इसलिए हम क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो ध्यान, डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई कांस्टेंट क्या क्या यहाँ पे, सी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, ये क्या होगा, एक्स, और एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, और ये क्या होगा, डी एक्स इंटीग्रेशन, एक्स की वैल्यू का इससे बदल रही है 0 से लेके आर तक। तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू सी 2 पाई एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, 0 से लेके आर। ठीक है, एक चीज समझ लो कि अगर लोअर लिमिट 0 है तो केवल अपर लिमिट लिखी जाती है। तो ये लिख जाएगा आपका सी 2 पाई, एक्स को कौन रिप्लेस करेगा, एक बार आर, आर की पावर 4, फिर 0 की पावर 4 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू में आई इक्वल्स में क्या होगा, सी 2 पाई, अरे क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन में 4। ये काटा पीटी कर दे इसको, 2 बन गया। तो आई इक्वल्स टू में हाफ सी पाई आर की पावर 4, ये हो गया आपका कुल करंट, ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा भैया, इन अ लॉन्ग वायर, इन अ लॉन्ग वायर, इन अ लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ऑफ स्क्वायर, उसका क्रॉस सेक्शन किस बार है, इस बार सर्कुलर नहीं है, स्क्वायर है, ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऑफ साइड एल, जिसकी साइड क्या है, जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है और उसकी साइड क्या एल है। करंट डेंसिटी वेरीज विद डिस्टेंस, करंट डेंसिटी varies with distance, varies with distance from one edge of the, from one edge of the cross section, cross section, as j equals to में a e b x, ये लिखा हुआ a and b, where a and b are positive constant, क्या है भैया, पॉजिटिव कांस्टेंट है। फाइंड दी करंट, आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। यहाँ पे भी करंट डेंसिटी वेरिएबल है क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये है डायग्राम सॉल्यूशन, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, केवल हम क्रॉस सेक्शन से ही मतलब होता है इसलिए हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। इसके एक एंड पे एक्स की वैल्यू का 0, दूसरे एंड पे एक्स की वैल्यू का रियल, ये भी क्या होगा, एल ही होगा, स्क्वायर है ना। तो भैया यहां से मैंने मान लिया कि एक्स डिस्टेंस पर एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, क्योंकि आपको पता है भैया, आप किसी छोटे से स्ट्रिप से आप करंट निकालते हो, इसका एरिया क्या होगा, इसकी चौड़ाई क्या, डी एक्स है, क्या है, इसका एरिया क्या होगा, डी ए, डी ए की वैल्यू क्या, लंबाई क्या, इसकी एल, लंबाई भी इसकी एल भी तो एल होगी, और चौड़ाई कितनी है इसकी, डी एक्स, तो इसका एरिया आ गया। अब इससे करंट निकालेंगे तो करंट क्या होगा, डी आई, जो कि क्या होगा, डी जे इंटू में डी ए के बराबर होगा। डी ए की वैल्यू क्या रखी है, जे, और क्या होगा, एल इंटू में डी एक्स, जे की वैल्यू क्या है, डी आई इक्वल्स टू में, जे की वैल्यू क्या है, ए ई बी एक्स एल डी एक्स, ये हो गया। ये हमें पता लग गया, इस छोटे से स्ट्रिप से करंट आ गया। अब हमें पता है ऐसी यहां पर भी एक स्ट्रिप होगी, ऐसी यहां पर भी एक स्ट्रिप होगी, सबसे करंट निकालते जाओ और जोड़ते जाओ। ये करने से बढ़िया हम क्या करें, इंटीग्रेट लगाते, कहां से कहां पे इंटीग्रेट करते हैं, 0 से लेके सारी स्ट्रिप की करंट आ जाएगा। नाउ टोटल करंट, नाउ टोटल करंट,
टोटल करंट, डी आई का इंडिकेशन क्या होगा, आई ए ई की पावर बी एक्स एल डी एक्स। अब एक चीज देखो, हेलो भाई, देखिए तो आपको पता है एक्स की वैल्यू कहां से कहां पे वेरी कर रही है, 0 से लेके एल तक, ठीक है। अभी कह रहे दो फॉर्मूले लिख लो, अगर आप ई एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ई एक्स ही आएगा। इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन वही आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ई एक्स के अलावा मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, ई की पावर के एक्स हो गया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स हो जाएगा, लेकिन जो के लगाया फालतू वो क्या हुआ, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन भी सिखा रहा हूं, बताओ। आई इक्वल्स टू, ए बाहर आएगा, ए कांस्टेंट है, एल बाहर आएगा, वो भी क्या है, कांस्टेंट। अंदर कौन बचेगा, ई की पावर बी एक्स डी एक्स, लिमिट लग गई 0 से लेके एल, हो गया। एक बारी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है, अभी बताया मैंने, पीछे वाला फॉर्मूला लगाओगे, आई इक्वल्स टू में ए एल, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई बी एक्स डिवाइड बाय बी, लिमिट लग गई 0 से लेके, समझ गए। आई इक्वल्स टू में ए एल, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई बी एक्स ही होगा डिवाइड बाय बी, क्योंकि आपको पता है जो भी एक्ट के अलावा जो भी चीज होती है डिवाइड में आती है, 0 से लेके आए। एक बार एक्स को अपर लिमिट रिप्लेस करेगी तो क्या होगा, ई की पावर बी एल हो जाएगा, एक्स की यहाँ पे आएगा ना, एक बार ई की पावर बी 0 हो जाएगा अपॉन में बी, ठीक है। अच्छा एक बार बता दो, किसी की पावर ई की पावर अगर 0 होती तो उसको हम क्या लिख देते हैं, आई इक्वल्स टू में बी एल ए एल अपॉन में क्या हो जाएगा, बी, बी कॉन्स्टेंट बाहर निकला है, अंदर क्या होगा, ई की पावर बी एल माइनस ई की पावर क्या क्या ये मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, 0 0 में क्या होगा, ई की पावर 0 क्या होता है, तो आपका कुल करंट आ गया ये आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन यही 2014 में आए, ठीक है। अगला टॉपिक है भैया कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद चैप्टर थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मतलब जो जितना समझना था ना ऑलमोस्ट आपने समझ लिया, इसके बाद चैप्टर आसान हो जाएगा। तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किस कारण से आती है। तो भैया ये आपका सर्किट है, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ये एट हायर पोटेंशियल पे होता है, एट हायर पोटेंशियल पे, और ये किस पे होता है, एट लोअर पोटेंशियल पे होता है, एट लोअर पोटेंशियल। जब मैं इसको किसी भी सर्किट के अक्रॉस में जोड़ता हूं तो इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और कहा जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और इधर जा रही। आपको पता है कंडक्टर है, ये क्या कंडक्टर है, और कंडक्टर के ऊपर कौन प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही है, प्लस से माइनस की तरफ आ रही है, कहाँ आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा माइनस से प्लस की तरफ, इलेक्ट्रॉन भागेगा उल्टा ऊपर की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन भागा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड आई क्यों, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड क्या थी, नेगेटिव थी, एक साइड हायर पोटेंशियल पे थी दूसरी साइड क्या थी, यानी पोटेंशियल इज द कॉज ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कह सकते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वैसी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्या आ गई, और जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो फोर्स भी आ गया, और जैसी फोर्स आया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्सिलरेट होने लगा, और जैसी इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हुआ वैसी क्या आ गया, करंट आ गया।
समझ गया? यानी करंट आने की वजह क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो आई है वो किसकी वजह से आई है? अगर इसको जीरो कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है जब एक साइड पॉजिटिव होती है एक साइड नेगेटिव होती है, या दोनों में अलग अलग चार्ज की वैल्यू होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? फोर्स भी क्या होगा उन पे? जीरो। इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट नहीं करेगा, करंट भी क्या होगा? जीरो। अब देखो इसका एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जांपल से अच्छे समझाएगा। ये क्या प्लस क्यू चार्ज और ये क्या है? माइनस क्यू चार्ज। ये क्या होगा? एट हाइयर पोटेंशियल पे होगा, और ये किस पे होगा? एट लोअर पोटेंशियल पे होगा। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया वायर से, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये वाला मान लीजिए ए है और ये क्या है, तो बी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। बी वाला नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? नेगेटिव, तो इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू बी है। ए वाला पॉजिटिव है, ई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वही रहेगा। ठीक है ना? तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? एफ ए प्लस एफ बी। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? तो नेट फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? नहीं है, तो जाहिर सी बात है अभी एक्सेलरेट करेगा, और जब एक्सेलरेट करेगा तो जाहिर सी बात है चलेगा। चलेगा तो क्या आएगा? करंट आएगा। ऐसा इसलिए होगा कि एक का हाइयर पोटेंशियल है और एक का लोअर है। हाइयर और लोअर है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? और डिफरेंस है तभी करंट आया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए ये ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी क्या है? प्लस क्यू चार्ज। दोनों क्या है? इसका पोटेंशियल भी ये है, इसका क्या है? भी है। दोनों वी ए बराबर में। तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा, ए तो इधर खींचेगा और बी इधर खींचेगा, तो दोनों का नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि तो दोनों फोर्स बराबर है। दोनों फोर्स बराबर है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन चलेगा ही नहीं यहां से। जब चलेगा नहीं तो क्या? इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहलाता, तो करंट क्या होगा? तो क्या कहने का तात्पर्य? पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, जब नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो उधर एक्सेलरेट करेगा, फिर करंट भी आएगा। इलेक्ट्रॉन का चलना ही, एक्सेलरेट करना ही क्या होता है? करंट की वजह होता है। और वो चलता किस लिए है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। अच्छा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, इलेक्ट्रॉन को वो साइड उतनी ही ज्यादा तेजी से क्या करती है? खींचती है। जब इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी, ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, ज्यादा पोटेंशियल रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। और जब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है तो करंट भी क्या आता है? ज्यादा आता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया जाए, अब दोनों में डिफरेंस कम हो गया तो उसकी खींचने की क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन स्लो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम रहेगी तो क्या होगा? करंट भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो बिल्कुल इसी फंडे पे चलता पूरा का पूरा ये। ठीक है, अब कल की क्लास की टाइमिंग में बता रहा हूँ। कल की क्लास कुछ इस प्रकार से होगी, कल सारी क्लास मॉर्निंग होगी, मेरी भी अंकित की भी, और किसी की भी क्लास एक होगी तो विकास एक भी मॉर्निंग में होगी। ठीक है, कल की टाइमिंग रहेगी मेरा पहला मैच रहेगा मॉर्निंग में 8 से 9 स्किल यार्ड। ठीक है, फिर 8 से 9:30, मतलब 8:15 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर 9:30 से 10:30 स्किल यार्ड। ठीक है, फिर 10:30 से 11:30 चलो पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।